नमस्ते, मैं हूं अभिषेक पारिक और आज से हम फिजिक्स की क्लास शुरू करने वाले हैं। और इसमें भी एनसीईआरटी की 11वीं की फिजिक्स की आज पहली क्लास है। और इसके अंदर आपको ये क्लास काम आएगी अगर आप एएआई एटीसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, या फिर वन रक्षक वनपाल जैसी कोई छोटी मोटी गवर्नमेंट परीक्षा भी दे रहे हैं, या उनके अंदर भी जिसमें थोड़ी बहुत साइंस आती है, उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप 11वीं कक्षा एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये एक जनरल वीडियो है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। जितना आपको जानने की ज़रूरत है फिजिक्स में उतना ही बता दूंगा, क्योंकि ये पहला इंट्रोडक्शन का ही चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो जो चीज़ें आपको फिजिक्स में दी गई हैं वो आगे के अध्यायों में, आगे के चैप्टर में आपको डिटेल से एक्सप्लेन की गई हैं। तो शुरुआत के ही वीडियो में हर चीज़ की गहराई में जाके सब कुछ एक्सप्लेन करना कोई समझदारी वाली बात मुझे लगती नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कुछ खास खास चीज़ें बता देता हूँ। फिजिक्स का इंट्रोडक्शन सबसे पहले होगा इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, ये हिंदी में ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि कई बार इंग्लिश के टीचर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी में ये चीज़ें ज़रा कम ही लोग बताते हैं, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही कंबाइन करके बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन सिर्फ त्रुटियाँ ही मत बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स का मतलब क्या है, ये शब्द कहाँ से है फिजिक्स। हिंदी का तो ये शब्द जो भौतिक है ये ऋग्वेद से आया है। भौतिक शब्द, इसकी उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कैसे आया? ऋग्वेद एक साइंटिफिक ग्रंथ माना जाता है, ये एक साइंटिफिक ग्रंथ है। इसमें ये भौतिकी का उपयोग किया गया, भौतिकी शब्द का, या भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र, ऐसे शब्द ऋग्वेद से आए। फिजिक्स कहाँ से आया? फिजिक्स आया है अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी नहीं, फिजिक्स आया है लैटिन भाषा के फ्यूशियस शब्द से। फ्यूशियस का मतलब क्या है? और भौतिकी का, दोनों का ही अर्थ है प्रकृति। फ्यूशियस और भौतिकी, इन दोनों का ही अर्थ होता है प्रकृति। तो इससे आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स मतलब हम प्रकृति के विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकृति के विज्ञान के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, प्रकृति में होने वाली सारी घटनाएं, सारी संघटनाएं, उनका आपस में अंतर संबंध क्या है, सब आपस में कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे रिलेटेड हैं, कैसे प्रकृति की सारी घटनाएं होती हैं, उनके नियम क्या है, वो सारे भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स करता क्या है? पहले तो ये करता है प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं या परिघटनाओं का अंतर संबंध, इनके बारे में व्याख्या करता है फिजिक्स। दूसरा, प्रकृति के क्रियात्मक नियमों के, प्रकृति के क्रियात्मक नियमों को खोजने का काम फिजिक्स में होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है? प्रकृति के क्रियात्मक नियमों की खोज, या फिर आप कह लो व्याख्या, ये भी व्याख्या ही है। फिर प्रकृति को नियमित करने वाले कुछ सिद्धांत होते हैं, तो साथ ही साथ इसके सिद्धांत और नियम, सिद्धांत और नियम। अब ये सिद्धांत और नियम क्या है? इनके अंदर आपको कुछ प्रकृति में काम करने वाले बल दिखाई देंगे। आप जब ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास की प्रकृति को, आप देखते हैं कि प्रकृति में सभी जगह पे कुछ किसी न किसी तरह की बल काम कर रहे हैं हर जगह पे।
तो सबसे पहले हम बलों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं। तो सिद्धांत और नियम हमें दिखाते हैं कि प्रकृति में बल काम करते हैं। अब बल क्या क्या चीजें होती है? बल लगाकर आप चीजों का आकार बदल सकते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण बल होता है, तनाव एक अपने आप में एक बल होता है, पृष्ठ तनाव पानी के ऊपर, वो भी अपने आप में एक बल है। उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर जैसे कि किसी चीज पर बल लगाकर उसको सरकाना, धक्का देना, खींचना, ये सारी चीजें, सारी क्रियाएं बल के अंतर्गत आती है। तो बल जब आप प्रकृति में देखते हो, आप पाते हो कि सभी बल जो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, उनमें से कुछ 3 तरह के ऐसे बल हैं जो कि सारे बलों के मूल में है। उन्हीं 3 बलों से अलग अलग तरह के बल उत्पन्न हुए हैं। ये 3 बल कौन से हैं? बल पहले तो लिख देते हैं, प्रकृति के मूल बल। बल यानी फोर्स, बताने की बात नहीं है पर ठीक है। और प्रकृति के मूल बल कौन से हैं? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। फिर तीसरा है नाभिकीय बल। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में बता देता हूं, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। इसको कहते हैं नाभिकीय यानी न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक मतलब परमाणु का नाभिक होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियर होता है उसके अंदर के फोर्स। नाम से समझ में आ रहा है सबको। ठीक है। अब ये 3 बलों के बारे में हम डिटेल में जरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय बल है। लिख देते हैं, चलो ठीक है। इसको जी से दर्शाते हैं। इसको शॉर्ट में लिखेंगे EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको लिखेंगे न्यूक्लियर फोर्स। इसके 2 टाइप होते हैं। और कौन से होते हैं? एक तो प्रबल नाभिकीय बल होता है, दूसरा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल में कुछ समानताएं हैं। पहली बात तो ये होता क्या है भाई? गुरुत्वाकर्षण के बारे में वैसे तो बेसिक आइडिया तो आपको है, पर फिर भी बता देता हूं कि किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बिना किसी आवेश के, वो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि समस्त संसार में व्याप्त है, सब जगह, पूरे विश्व में। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बृहद प्रकार का बल है। बृहद मतलब सर्वव्यापी है। तो ये क्या है? बृहद प्रकार का बल। ये प्रकृति में सब जगह मौजूद है। हर एक पिंड में ये बल मौजूद है। और ये पैदा होता है द्रव्यमान की वजह से। किसी पिंड में द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान यानी मास की वजह से पैदा होने वाला पहला तो ये, दूसरा ये द्रव्यमान की वजह से पैदा होता है। ठीक है। ये केवल और केवल आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण का संधि विच्छेद कीजिए आप। गुरुत्व प्लस आकर्षण यानी केवल और केवल आकर्षण के प्रकार का बल है। पृथ्वी में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है। ये नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। एक प्रकार का बल लगाता है जो आकर्षण के प्रकार का होता है, जो प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड पे लगा रहा होता है। जैसे कि अगर मुझे और इस बोर्ड को अगर आप अंतरिक्ष में छोड़ दो
नीचे धरती नहीं है, कोई कुछ नहीं है आसपास, तो हम अपने आप एक दूसरे से चिपक जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ द्रव्यमान है बोर्ड में, मेरे अंदर कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान की वजह से हम दोनों के अंदर अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे हम दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे। क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट जो हैं उनका भी अपना अपना द्रव्यमान है, और हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के ऊपर आकर्षण बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल सभी गुरुत्वाकर्षण बलों को डोमिनेट कर रहा है, सबके ऊपर भारी पड़ रहा है, तो ये बल ज्यादा प्रभावी हो जाता है हमारे बलों की अपेक्षा। बाकी इसकी रेंज जो होती है ना, इनफाइनाइट होती है, कितनी भी दूर लगता है। तो चौथा है रेंज, जो कि है इनफाइनाइट, कितनी भी दूर तक लग सकता है। ये मैं यहाँ बैठा हूँ और आप अपने घर पे बैठे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आपके ऊपर मेरा गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो सकता है। इसकी कोई रेंज नहीं है। एक धरती से सूर्य तक गुरुत्वाकर्षण लगता है, सूर्य में पूरी आकाश गंगा में लगता है, आकाश गंगाएं एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाती है, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें ये बृहद प्रकार का बल नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का दुर्बल बल है। यहां भी लिखता हूं, ये एक दुर्बल बल है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की व्याख्या करता है कूलाम। ठीक है, कूलाम ने समझाया हमें कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इसकी व्याख्या करता है, ये कहता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाते हैं, विजातीय आवेश आकर्षण लगाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? आवेश से पैदा होता है ये, जैसे गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान से पैदा हुआ, ये पैदा होता है आवेश से। आवेश क्या होते हैं? आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। चार्ज कैसे आता है? जैसे कि एक परमाणु है, इसके बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ये उसका नाभिकीय न्यूक्लियस। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस पे आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया कक्षा से और इसमें आके बैठ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन शुरुआत में, ये परमाणु शुरुआत में न्यूट्रल था, न्यूट्रल यानी उदासीन। ठीक है, कोई चार्ज नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन जो जिसके ऊपर माइनस चार्ज है दूसरे वाले पे चला गया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। और इसका माइनस चार्ज चला गया, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया, ये भी न्यूट्रल था, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया ये। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब बन जाते हैं, ये ऐसी चीजें आपको मिलती हैं इसमें चुंबक के अंदर। ये चुंबक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। चुंबक में क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां पे सरक गए। कैसे सरके? चुंबक के दोनों तरफ एक तार लगा दो आप, बीच में लगा दो बैटरी, ये बैटरी का प्लस साइड, ये बैटरी का माइनस साइड। जब बैटरी में से करंट फ्लो होगा, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होता है। ये फिजिक्स का नियम है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है, और फिर यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा। और ये करंट फ्लो के पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, पहले ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा था। करंट फ्लो करने के वजह से इसके सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इसको नेगेटिव कर दिया और या इसको पॉजिटिव बना दिया, और ये बन गया चुंबक। अब इसको हटा दो आप, ये अभी भी चुंबक ही रहेगा। अब सजातीय आवेश मतलब ये पॉजिटिव है, मैं दूसरा चुंबक ले आया जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है। सजातीय मतलब जातीय, जाति यानी प्रजाति, स्पीसीज। एक स्पीसीज, पॉजिटिव स्पीसीज के कोण, एक पॉजिटिव स्पीसीज की साइड जब एक दूसरे के सामने आएगी तो एक दूसरे को धकेलेंगे दूर, ये इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। और जब मान लो कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले आऊँ, यहाँ पे नेगेटिव ले आऊँ, और ये ऐसे ही है प्लस माइनस, तो अब प्लस और माइनस ये दोनों विजातीय हो गए। ठीक है, अलग स्पीसीज आ गई, तो ये एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, ये आकर्षित होंगे, यहाँ होगा आकर्षण। ठीक है, ये समझाने के लिए चाहे तो आप इसको छाप सकते हो, ऐसा वैसा अपनी बुक में डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, इस गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण के प्रकार का बल है, लेकिन ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही है इसमें, जैसे आप ये भी पढ़ा था, आकर्षण और प्रतिकर्षण।
अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इंग्लिश में, अट्रैक्शन रिपल्शन, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है गुरुत्वाकर्षण की तरह। दोनों की रेंज कितना भी दूर हो, अगर मैं यहाँ पे एक चुंबक लेकर बैठा हूँ और आप अपने घर में एक चुंबक लेकर बैठे हो, तो वो चुंबक एक दूसरे पे बल लगा रहे होंगे, उनकी कोई रेंज नहीं होती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी पे सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग वो है, तो बाकी के बल छुप जाते हैं, बाकी के बल दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर पृथ्वी हमारे नीचे ना हो, अंतरिक्ष में होना, और दो लोग चुंबक पकड़ के बैठे हो, तो वो कितनी भी दूर से एक दूसरे को खींच के चिपक जाएंगे एक दूसरे से। ये बल गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा प्रबल है, लेकिन चुंबक छोटा सा है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो बड़ी होने की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है। बाकी विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है, ठीक है। अब आता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल में देखिए आप, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। पहले तो केवल प्रबल नाभिकीय बल था, दुर्बल नाभिकीय बल का एकीकरण कर दिया गया विद्युत चुंबकीय बल के साथ, जिसको हम बाद में देखेंगे एकीकरण में। एकीकरण वैसे तो जरूरी तो नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आगे इसको मेरे ध्यान में तो किसी ने आज तक पूछा नहीं है। बाकी देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल, तो ये क्या होता है। आपने नाभिक देखा होगा, न्यूक्लियस, किसी परमाणु में, किसी एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन जितने मर्जी लगा दो, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक बल लग रहा होता है, आकर्षण का बल, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये दोनों दुर्बल है, ये सबसे ज्यादा प्रबल है, ये पहले से प्रबल है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है प्रबल, सर्वाधिक शक्तिशाली है ये। ठीक है, ये लगता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, इनके आपस में जो आकर्षण का बल है बहुत शक्तिशाली बल, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं लगता है ये। इसकी रेंज होती है, आकर्षण प्रतिकर्षण वैसे दोनों ही होता है ये, लेकिन उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इसकी रेंज बता देता हूँ, इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर, इतनी मीटर, यानी बहुत नजदीक है ये, आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते इसको। तो आपको कुछ सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाने पड़ेंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे आप शायद नाभिक देख सको, वो भी जरूरी नहीं है। तो इतनी रेंज के अंदर ये प्रभावी होता है 10⁻⁻15। अगर मैं रेंज बढ़ा दूं और इसको कर दूं 10⁻⁻16, तो ये प्रबल नाभिकीय बल दुर्बल नाभिकीय बल में बदल जाएगा। ये प्रबल है, ये दुर्बल नाभिकीय बल में बदल जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। और 10⁻⁻16 मीटर जब दूरी आ जाती है रेंज, प्रबल दुर्बल, ठीक है। दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस, ये एटम यानी परमाणु। अब यहां से बीटा उत्सर्जन होता है। बीटा उत्सर्जन क्या होता है, आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखे होंगे, रेडियो एक्टिव मतलब रेडियम देखा होगा आपने। रेडियम का पेंट कराते हैं कुछ लोग, गाड़ियों पे कराते हैं, रात को चमकता है रेडियम, सजावट की चीजों पे होता है, हरे रंग का सा होता है, चमक होती है उसके अंदर। उस रेडियम में चमक कहाँ से आती है, वो बीटा पार्टिकल, इस तरह के रेडियो एक्टिव पार्टिकल है ये, इनको एमिट करता है, इनको निकालता है, उत्सर्जन करता है इनका, यानी कि विकिरणों का उत्सर्जन होते रहता है इसके नाभिक से। और इस उत्सर्जन के अंदर, बीटा पार्टिकल उत्सर्जन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है न्यूट्रिनो। एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, ये दोनों का कंबाइंड बीटा पार्टिकल होता है। दोनों जब जुड़ के एक साथ उत्सर्जित होते हैं, उसको हम कहते हैं बीटा उत्सर्जन, और ये किरण के रूप में बाहर निकलता है। तो इन दोनों के बीच में जो एक आकर्षण बल होता है, उससे कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। इनके बीच में आकर्षण होता है और ये कंबाइंड रूप से बीटा पार्टिकल है, तो बीटा पार्टिकल के अंदर आपको दुर्बल नाभिकीय बल देखने मिलेगा। समझ में आई बात। बीटा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो के बीच का फोर्स दुर्बल नाभिकीय बल है, ठीक है। अब अगले आते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ये भी प्रकृति के नियम है, तो पढ़ लेते हैं। ऊर्जा
संरक्षण का नियम। ये आपको आप एमटेक भी कर लोगे ना, मास्टर कर लोगे, बीएससी एमएससी जो भी कर लोगे, ये आपको आते रहेंगे। दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यह आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा प्रकृति में है, उसको केवल एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदला जा सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको किताबों में मिल जाएगी, यहाँ पे लिखने में टाइम लग जाएगा, आप किताबों में देख लेना कि ऊर्जा ना तो क्रिएट करी जा सकती है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको समझते कैसे हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके हाथ में गेंद है, आपने गेंद फेंकी, और गेंद जब आप फेंकते हो इस तरह से कुछ ट्राजेक्टरी बनती है और ये जमीन पे गिरती है। जब गेंद आपके हाथ में है, इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति की वजह से वहां पे हिल नहीं रही है, स्थिति की वजह से उसमें जो ऊर्जा सेव हो रखी है, उसमें संरक्षित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। और जब आप यहाँ से फेंक रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर जब आपने फेंक दिया गया, इस समय में स्थितिज ऊर्जा हो जाती है 0, और काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है पूरी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसमें पूरी 100% काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे जब ये यहाँ पे जा रहा होता है रास्ते के अंदर, इसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों ही है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा इसमें कम हो गई, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा कम होती जा रही है, और यहाँ पे आके पिंड एकदम स्थायी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 100% है। ठीक है, यहाँ से फिर नीचे जाएगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से, फिर यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और 0 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, यहाँ पे आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी एकदम 100% है, टकराया नहीं है, ये भी टकराने से पहले 100% है, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है। जैसे ही ये यहाँ पे धरती पे टकराता है, टकराते ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 100%, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें वायु का एयर रेजिस्टेंस भी है, कुछ तो हवा का घर्षण है, जब गिरेगा तो कुछ आवाज आएगी, कुछ गर्मी पैदा होगी, बॉल गर्म हो जाएगी बार बार फेंकोगे तो वो जो हीट एनर्जी है, ऊष्मा और ध्वनि के रूप में कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। वो ऊर्जा जब आपने ऊर्जा फेंकी थी यहाँ से इसमें भर के, उसी ऊर्जा का कुछ लॉस होता है रास्ते के अंदर, उस वजह से ये अपनी पूरी ताकत से पूरी ऊंचाई पर नहीं जा पाती। एयर रेजिस्टेंस वगैरह सबको नेग्लिजिबल करके, सबको नील करने के बाद यहाँ पे गिरती है, और कुछ ऊर्जा नष्ट होती है ऊष्मा और ध्वनि के रूप में। लेकिन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, ऊर्जा परिवर्तित होगी, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो गई, ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हो गई, लेकिन खत्म नहीं हो रही है, ना ही क्रिएट की जा रही है। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन का नियम क्या है? आपने कहीं अगर लेख पढ़े होंगे साइंस के तो आपको पता होगा, E=mc²। ये नियम दिया था आइंस्टाइन ने। ये नियम क्या कहता है? इस समस्त संसार में जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी द्रव्यमान है, जितनी भी चीजें बनी है, सब की सब ऊर्जा से बनी है। मैं ऊर्जा से बना हूँ, ये बोर्ड ऊर्जा से बना है, ये कैमरा ऊर्जा से बना है, आप भी ऊर्जा से बने हो।
आप बेंच पर बैठे हो तो वो ऊर्जा से बना है, गद्दे पर बैठे हो वो भी ऊर्जा से बना है, आपका घर ऊर्जा से बना है। जिस चीज में मास है, द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान सारा ऊर्जा से बना हुआ है। ई का मतलब है एनर्जी यानी ऊर्जा, एन का मतलब है मास यानी द्रव्यमान, ये ऊर्जा, और सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की गति। वैक्यूम यानी अंतरिक्ष में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है लाइट की प्रकाश में। प्रकाश की स्पीड है वैक्यूम में, अंतरिक्ष में। जब आप प्रकाश की स्पीड को स्क्वायर करके द्रव्यमान से गुणा करते हो तब आपको पता चलता है कि उस चीज में एनर्जी कितनी है। अगर आप मेरे वजन को यहाँ पे रख दो, उसको 3 × 10⁸ से गुणा कर दो, तो जितनी जूल में एनर्जी आएगी वो आपको बताएगा कि मेरे शरीर के अंदर पूरी एनर्जी कितनी है। यानी कि मेरा पूरा शरीर विघटित हो जाए, खत्म हो जाए ऊर्जा का इस्तेमाल करते करते। तो जितनी ऊर्जा खत्म होने से पहले ये दे देगा, ब्रह्मांड में उत्सर्जित कर देगा, वो ऊर्जा इस सूत्र से निकाली जाती है। ठीक है, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान उसकी ऊर्जा है, द्रव्यमान भी नष्ट नहीं होता, ये भी कन्वर्ट होते रहता है ऊर्जा से। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।